ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने शुरू किया था एक क्लास। नेक्स्ट देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस कर लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स कर लिया था। अब देखो एक मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। मेल रिप्रोडक्शन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। एक मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। देखो पहला बात है कि ये जो स्पर्म है ये एक एनिमल सेल है, ठीक है, ये एक एनिमल सेल है। तो ये एनिमल सेल के ऑब्वियसली बाहर क्या होगा, बॉडी के बाहर एक इसका क्या होना चाहिए, इसके एक बॉडी के रुको एक सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, एक सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। तो ये ऑब्वियसली इसके एक सेल मेम्ब्रेन बाहर से जो दिख रहा है ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जैसे एनिमल सेल में होते हैं साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही हाँ आ जाओ, ये होगा इसका सेल मेम्ब्रेन और यही होते हैं इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये बॉडी का बाहर का कवरिंग है, बिल्कुल जैसे एक एनिमल सेल है। तो ये एनिमल सेल का कितना पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाकी यहां से यहां जितना पार्ट है इसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ध्यान से सुन लो, प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है न्यूक्लियस और बाकी जो है ये होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है साइटोप्लाज्म। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक एनिमल सेल का 2 पार्ट है, एक का नाम है न्यूक्लियस, ठीक है, और एक का नाम है साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। ये बस बेसिक बात है कि एक सेल के अंदर कितना होते हैं। सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एनिमल सेल को बाहर से उसका कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर से प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म 2 चीज से बनते हैं, एक है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म एंड उसके बाहर जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म। तो ये एक खुद एक एनिमल सेल है, जिस सेल का बाहर का जो मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले हम देखेंगे इस स्पर्म को, एक मैच्योर स्पर्म का बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते, 1 2 3 और ये है 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एकदम ऊपर जो पार्ट है इस रीजन का नाम है हेड रीजन, ठीक है, ये रीजन का नाम है हेड रीजन। हेड के बाद बीच में इस रीजन को, इस छोटा सा रीजन को बोला जाता है नेक रीजन, ठीक है, इसको बोला जाता है नेक रीजन। नेक रीजन के बाद ये होता है मिडिल पीस, ठीक है, ये होता है मिडिल पीस, ठीक है, और बाकी जो है ये होता है टेल का रीजन। तो एक स्पर्म का 4 रीजन है, एक स्पर्म को 4 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हेड, दूसरा बीच में होता है नेक, देन होता है मिडिल पीस, ठीक है, मिडिल पीस, और लास्ट में होता है टेल, ओके, टेल रीजन। तो यहां हमें एक एक करके देखना है कि हेड रीजन में क्या है, मिडिल पीस के रीजन में क्या है और टेल जो है वो क्या काम करते हैं, उसमें क्या होता है। तो अगर हम देखें तो ये हेड जो रीजन है, हेड रीजन एक्चुअली सेलुलर जो पार्ट होते हैं ना वो सेलुलर पार्ट है ये हेड रीजन, बिल्कुल जैसा ये सेल का बाकी का पार्ट रहता है, थैंक यू, ये जो बाकी पार्ट रहता है जैसे साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कहाँ है, हेड रीजन में है। तो क्रोमोसोम को लेके, मतलब इसके जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल को लेके ये जगह में इसका क्या होते हैं, न्यूक्लियस, ये होगा इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये होगा इसका न्यूक्लियस रीजन। न्यूक्लियस रीजन के बाहर ये बाकी का जो रीजन है ये साइटोप्लाज्म है। लेकिन स्पर्म में एक स्पेशल रीजन होते हैं न्यूक्लियस के सामने का हिस्सा में, और वो है इस रीजन में, इस पार्ट का नाम है, बोलो क्या होगा इस पार्ट का नाम, हाँ, एक्रोसोम। इस रीजन को कहा जाता है एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम जो है, ये एक्रोसोम याद रखना है फील्ड अप विथ, बहुत इंपॉर्टेंट, किससे ये फील्ड अप है, एंजाइम से फील्ड अप है। कौन कौन सा एंजाइम है इसमें है जोनालाइटिक एंजाइम, ठीक है, जोनालाइटिक एंजाइम,
जिसको जोनालाइसिन भी कहा जाता है, जोनालाइसिन भी कहा जाता है, और एक होता है हायाल्यूरोनिडेज नाम का और एक एंजाइम। दोनों का काम थोड़ी देर बाद पता चलेगा जब ओवम का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ मेन जो न्यूक्लियस का पार्ट है, न्यूक्लियस में होता है इसका ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस से ऊपर थोड़ा सा इसका होते हैं एक्रोसोमल रीजन, एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं। साइटोप्लाज्म के इस जगह में दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियस के पास में है इसको कहा जाता है प्रोक्सिमल, और जो थोड़ा दूर है उसको कहा जाता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये होगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, और ये होगा डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रोजोम का पार्ट है सेंट्रियोल, है ना, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। देखो सेंट्रोजोम को दो पार्ट में, एक्चुअली एक सेंट्रोजोम दो सेंट्रियोल से बनता है ना, दो सेंट्रियोल से एक सेंट्रोजोम बनता है, सेल का चैप्टर में पढ़ोगे। इसमें दो सेंट्रियोल, एक पास में होता है न्यूक्लियस का, उसको बोला जाता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, जो दूर में होता है उसको बोला जाता है डिस्टल सेंट्रियोल। याद रखो प्रोक्सिमल जो सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रियोल एक्चुअली जाइगोट के फास्ट क्लीवेज में हेल्प करता है, ये हेल्प्स इन द फास्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं। उस जाइगोट को एम्ब्रायो बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा डिविजन करना चाहिए। कौन सा डिविजन होता है, माइटोसिस डिविजन होता है। उसमें जो माइटोसिस डिविजन का फास्ट डिविजन है उसको कहा जाता है क्लीवेज, क्योंकि एनिमल सेल में जब भी डिविजन होता है तो ये एनिमल सेल पहले ये कैरियोकाइनेसिस करते हैं, मतलब न्यूक्लियस का डिविजन करते हैं, और उसके बाद ऐसे न्यूक्लियस के बाद ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन करते हैं। तो जब एनिमल सेल में ऐसे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो इसमें जो बनता है ना, इसको क्लीवेज कहा जाता है। तो जाइगोट में फास्ट जो क्लीवेज है उस क्लीवेज में हेल्प करता है सेंट्रियोल। हमें थोड़ा सा पता है कि कोई भी एक सेल के अंदर सेंट्रोजोम जो होता है, सेंट्रोजोम जो ऑर्गेनेली है वो किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। उसका मेन काम वही होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करना। तो यहाँ इसका जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो उसमें हेल्प करता है। दूसरा डिस्टल जो सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल एक्चुअली ये जो टेल का रीजन है, इस टेल का रीजन का बीच का जो मेन बैकबोन है वो बनाने में हेल्प करता है। ये हो गया। मिडिल पीस रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल पीस रीजन में ऐसे सर्क्यूलर शेप का क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, ठीक है। ये होता है सर्क्यूलर कॉइल्ड, बोलते हैं इसको कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या होते हैं, वो पावर हाउस होते हैं ना एक सेल का, पावर सप्लाई करते हैं। पावर किस में, मतलब किस फॉर्म में से हेल्प मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं, एज एटीपी, एटीपी बनाते हैं वो बहुत ज्यादा। तो ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, हेल्प्स द टेल बाय प्रोवाइडिंग ढेर सारा एनर्जी। किसको देगा, टेल को देगा। अब ये टेल क्या है, टेल जब सेल का चैप्टर पढ़ोगे इसका स्ट्रक्चर होता है 9+2। अभी ज्यादा इसके बारे में समझने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 9+2 और 9+3 समझने के लिए हमें सेंट्रियोल पढ़ना पड़ेगा, सिलिया फ्लैजेला पढ़ना पड़ेगा, वो सेल का चैप्टर में है। बस इस चैप्टर में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए, जिस स्पर्म का जो टेल है वो कैसा दिखने में है, 9+2 अरेंजमेंट है इसका, ठीक है। इसमें कुछ प्रोटीन का अरेंजमेंट 9+2 में होते हैं। टेल जो है इसका मेन फंक्शन है मूवमेंट करना, इसका मेन काम है मूवमेंट करना, क्योंकि हमें पता है ह्यूमन बॉडी में जो स्पर्म है ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, स्मॉलर होते हैं देन द ओवम। और दूसरा बात है ये होता है मोटाइल, मतलब ये चल सकते हैं। किसके हेल्प से चल सकता है, ये इसके टेल की हेल्प से चल सकता है। इट इज वन टाइप ऑफ फ्लैजिला भी कह सकते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल कहा जाता है। इसीलिए जब सेल का चैप्टर में पढ़ोगे वहां लिखा होता है एनिमल के बॉडी में एक फ्लैजिलेटेड सेल का नाम बताओ, तो आंसर आता है ये जो स्पर्म है मेल के बॉडी में वो। देखो समझ में आया, स्ट्रक्चर समझ में आया। एक स्पर्म का चारों रीजन है, हेड रीजन, नेक रीजन, मिडिल पीस और टिल। हेड रीजन में मेन दो चीज रहेगा, इसका क्रोमोसोमल पार्ट रहेगा। बताओ मुझे इसका क्रोमोसोमल पार्ट में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब क्या है, इसमें 23 है क्रोमोसोम। 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, 22 ऑटोसोम प्लस ओनली 1 सेक्स क्रोमोसोम, या तो एक्स होगा नहीं तो वाई होगा, कोई एक बेयर करेगा। जो चीज यहां से प्रोवाइडेड होगा टू द ओवम, वैसे वहां पे नेक्स्ट प्रोजेनी जो है उसका जेंडर बनेगा। क्लियर? बोलो तो एक क्वेश्चन अगर आए कि स्पर्म के अंदर ऑटोसोम होता है, आंसर क्या लिखोगे?
होता है कि नहीं होता है? स्पर्म के अंदर ऑटोजोम होता है या सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम होता है? होता है। ये देखो 22 ऑटोजोम है कि नहीं? 22 ऑटोजोम, हाफ क्रोमोसोम नंबर का ऑटोजोम भी होगा, हाफ क्रोमोसोम नंबर का सेक्स क्रोमोसोम भी होगा। ठीक है, गलती से ही इसका मतलब गलत आंसर नहीं करना है। कोई भी गैमेट हो, ओवम हो मतलब सेकेंडरी oocyte मतलब ओवम हो या स्पर्म हो, किसी के भी बॉडी में ऑटोजोम भी होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी होते हैं। बॉडी के सेल में सेक्स क्रोमोसोम होगा? बॉडी का कोई सेल को देखेंगे तो सेक्स क्रोमोसोम होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? बॉडी का सेल में भी क्रोमोसोम होगा। एक्चुअली हमारे बॉडी में हर एक सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो सारे क्रोमोसोम सेम है। सिर्फ बात यह है कि जो रेगुलेशन है उस क्रोमोसोम में जीन का, वो अलग अलग बॉडी का पार्ट में अलग अलग है। जैसे कि अगर पिट्यूटरी का कोई सेल है, उसमें जो जीन है क्रोमोसोम में उसका फंक्शन अलग होगा, तो उसमें जो जीन का काम है वो जीन काम करेगा। लेकिन कोई एक बॉडी का किसी का पैनक्रियास का सेल है, सेम क्रोमोसोम है उस सेल में, लेकिन उस जगह में पैनक्रियास की जगह में पिट्यूटरी का जो जीन एक्टिव था, पैनक्रियास का उस जगह में वो जीन एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि पिट्यूटरी से बनाना है हार्मोन और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस बनाना है, तो दोनों में फर्क है। क्रोमोसोम हर जगह सेम रहता है, ध्यान से सुनो, हर एक सेल में क्रोमोसोम सेम रहता है, सिर्फ रेगुलेशन जो है वो अलग अलग है, सिर्फ एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग है। हर अलग अलग सेल का अलग अलग काम होते हैं, इसलिए अलग अलग सेल का जीन का काम भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पे गैमेट है तो गैमेट में ऑटोजोम भी होगा, सेक्स क्रोमोसोम भी होगा, लेकिन किस में होगा? हाफ में होगा। बॉडी सेल में भी क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं, मतलब 23 पेयर में होते हैं, उसमें भी ऑटोसोम होते हैं, उसमें भी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, याद रखना है। चलो बोलो, स्पर्म का स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं? और यहाँ जो मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी प्रोवाइड करता है टेल को, क्योंकि टेल को बहुत दूर तक तैर के जाना होता है ओवम के पास फर्टिलाइजेशन के लिए। चलो आगे चले, हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और कुछ बाकी नहीं है। मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस सिखा दिया, मैंने हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होते हैं बॉडी का वो मैंने सिखा दिया। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका ऑर्गन का डेवलपमेंट भी कर लिया था। अब हम सीखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल के बॉडी में जो ऑर्गन डेवलपमेंट के बाद मेन जो बात है फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेटोजेनेसिस, वो गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। सुनो, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसीलिए बहुत आसान है उसको समझना। प्लस वहां से कुछ भी क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आसान है। गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल को हम नाम क्या दे सकते हैं? oogenesis प्रोसेस। oogenesis प्रोसेस मतलब द प्रोसेस by which ovum is produced from, बोलो तो कहां से बनते हैं? बोलो, उगोनियम से बनते हैं। ठीक है, ठीक जैसा स्पर्म बनते हैं स्पर्मेटोगोनियम से, वैसे ही फीमेल के बॉडी में ओवम बनते हैं उगोनियम से। कोई मुझे बताओगे उगोनियम कहां से बनते हैं? वेरी गुड, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बनता है। ठीक है, जर्म सेल से बनता है। ठीक है, फ्रॉम उगोनियम बनते हैं फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, कोई भी किसी के भी बॉडी में गैमेट बनाने का जो सेल है मेल, जैसे कि उगोनियम फीमेल के बॉडी में और मेल के बॉडी में स्पर्मेटोगोनियम, ये सारे सेल बनता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। एक्चुअली प्राइमोर्डियल सेल उसी को बोला जाता है जहां से कोई एक सेल बन रहा है। ठीक है, तो जो बॉडी का सोमैटिक कोई एक रीजन से एक सेल से आज डिविजन शुरू होगा तो लगभग कल खत्म होगा, क्योंकि सेल डिवीजन कंप्लीट करने में 22 to 24 आवर लगता है। तो आज अगर शुरू हो रहा है तो कल खत्म होगा। तो आज जो सेल एक है, कल वो सेल कितना सेल बनेगा? बॉडी सेल है 2 सेल बनेगा, तो आज जो सेल से न्यू सेल बनेगा कल, आज का वो सेल को प्राइमोर्डियल सेल बोलेंगे। लेकिन प्राइमोर्डियल जर्म सेल नहीं बोलेंगे बॉडी का सेल को, क्योंकि ये बॉडी का सेल सोमैटिक सेल होते हैं, और जर्म सेल मतलब उगोनियम और स्पर्मेटोगोनियम को जर्म सेल कहा जाता है। तो यहाँ पे oogenesis मतलब द प्रोसेस बाय व्हिच ओवम इज प्रोड्यूस फ्रॉम द उगोनियम, जो उगोनियम बनते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। चलो नेक्स्ट देखो, oogenesis प्रोसेस का हम पढ़ेंगे डिटेल में। पहले बात सुनो कि ये स्टार्ट कब होता है, मैंने पहले भी बताया था। स्टार्ट्स फ्रॉम, oogenesis प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम, कब से शुरू हो जाते हैं? एम्ब्रायोनिक कंडीशन से ही शुरू हो जाते हैं एक फीमेल में।
ठीक है। और ये एक कैसा प्रोसेस है, ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली नहीं चलता है। एक बार शुरू होते हैं एम्ब्रायनिक में, बीच में कहीं पे जाके अटक जाते हैं, फिर जाके शुरू होते हैं एक टाइम के बाद, फिर अटक जाते हैं, ऐसे करके पॉज करके ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से सुनोगे। यूजेनेसिस प्रोसेस थोड़ा टफ है, टफ लग सकता है। देखो पहले देखो, और ये कहाँ बनता है, कहाँ बनता है बोलो, इन कहाँ बनेगा, ओवरी में बनेगा ना। और ओवरी कितना है फीमेल में, 1 पेयर में है ना। एंडोमेट्रियम के जो यूटेरस के जो बाहर का लाइनिंग है पेरीमेट्रियम, वहां क्या होता है 2 क्या ओवरी। चलो ओवरी के अंदर पहले जब कोई बच्ची एम्ब्रायनिक कंडीशन में होता है, तब उसका प्राइमोर्डियल जर्म सेल से जो सेल बनता है उसका नाम है ओगोनियम। ठीक है, ये ओगोनियम कहां से बना, ये ओगोनियम कहां से बना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये ओगोनियम कहां से बना, प्राइमोर्डियल, दिखाई दे रहा है, देखो प्राइमोर्डियल जो जर्म सेल्स है, इसका भी क्रोमोसोम नंबर है 2n। यहां से क्या बनेगा यहां से ओगोनियम। इस ओगोनियम में भी क्रोमोसोम नंबर कितना है 2n है। याद रखो, एक बच्ची के अंदर ओगोनियम बनाने का प्रोसेस फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल एम्ब्रायनिक कंडीशन में होते हैं। तो ये कब हुआ, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक कंडीशन। ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ओगोनियम बनाने का प्रोसेस एम्ब्रायनिक कंडीशन में होते हैं। याद रखो कि जब तक वो बच्चा मम्मी के पेट के अंदर रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन, तब तक उसके बॉडी में जितना ओगोनियम बनाना था उतना ही बनते हैं। आफ्टर डिलीवरी, बच्चे का डिलीवरी जब हो जाते और कोई ओगोनियम नहीं बनते। क्लियर, तो ये ओगोनियम कब तक बनेगा, जब तक वो एम्ब्रायनिक कंडीशन मतलब मम्मी के बॉडी के अंदर है। जब भी यहाँ पे डिलीवरी हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे बच्चे का डिलीवरी हो गया। ठीक है, या इसके बाद बच्चे का डिलीवरी हो गया। जब बच्चे का डिलीवरी हो जाएगा तो ये जो ओगोनियम है, ये ओगोनियम शुरू करेगा माइटोसिस प्रोसेस। अगर माइटोसिस प्रोसेस शुरू करते हैं तो ड्यू टू द माइटोसिस क्या बन सकता है बोलो, यहाँ पे क्या बन सकता है, प्राइमरी, क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। अगर माइटोसिस है तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा बोलो, n या 2n, 2n होगा। लेकिन ये कब तक होगा, ध्यान से सुनोगे, ये कब तक होगा, ये कब तक होगा, ये डिलीवरी के बाद, ड्यूरिंग द बिफोर द प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी, जब तक ना उस बच्चे का प्यूबर्टी आते हैं। और एक फीमेल में प्यूबर्टी कब आता है, जब उसका एज 9 to 12 होते हैं, उस टाइम एक फीमेल के बॉडी में प्यूबर्टी आते हैं। इस टाइम फीमेल को देख के ही पता चलता है कि इसका प्यूबर्टी आया है। कैसे पता चलता है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, डिलीवरी हो गया, डिलीवरी जब नहीं हुआ तब तक उसके बॉडी में, ओवरी में क्या है, ओगोनियम है। जब उसका डिलीवरी हुआ तो सारे ओगोनियम कौन सा प्रोसेस शुरू किया, माइटोसिस करके क्या बनाया, प्राइमरी oocyte बनाया। कब तक बनाएगा, जब तक ना उसका प्यूबर्टी आते हैं। मतलब इतना सा छोटा सा एक बच्ची जिसका एज है 5, 6, 7, 8 ऐसा, तो उसके बॉडी में अभी क्या चल रहा है, उसके बॉडी में बोलो तो oogenesis प्रोसेस कंटिन्यू है कि नहीं, oogenesis प्रोसेस कंटिन्यू है। लेकिन उसका क्या बन रहा है उसके बॉडी में, ओगोनियम से क्या बन रहा है, प्राइमरी oocyte बन रहा है। अब ये प्राइमरी oocyte अगर इसी जगह में ऐसे ही कंडीशन में रह जाता तो हमें लर्न करने में इतना दिक्कत नहीं होता। जब कोई एक फीमेल जिसका अभी भी प्यूबर्टी हिट नहीं किया, उसके बॉडी में जितना प्राइमरी oocyte बनते हैं वो ऐसे कंडीशन में रुकता नहीं है। एक्चुअली ये शुरू करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं मियोसिस प्रोसेस। और मियोसिस का कौन सा प्रोसेस स्टार्ट करेगा, मियोसिस 1 प्रोसेस स्टार्ट करेगा। लेकिन
ये सारे सेल मतलब प्राइमरी oocyte जो है इस कंडीशन में पॉज हो जाएगा इन मेटाफेज सॉरी प्रोफेज 1। किस में जाके ये अटक जाएगा? प्रोफेज 1 में जाके अटक जाएगा, प्रोफेज 1 में जाके अटक जाएगा। मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में अटके जब तक ना उसका प्यूबर्टी हीट करता है तब तक उस बच्चे के अंदर ऐसे कंडीशन में उसका प्राइमरी oocyte रह जाएगा। ठीक है, अब बोलो ऐसे जो प्राइमरी oocyte है इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n है कि n हो गया? 2n ही है, क्योंकि उसका तो मियोसिस का बस प्रोफेज शुरू हुआ था और प्रोफेज में कभी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट नहीं होते, वो अभी भी ऐसे ही 2n कंडीशन में ही है, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर उसका 2n कंडीशन में ही रहेगा। और एक क्वेश्चन यहां से आते हैं कि जब तक इसका प्यूबर्टी हीट नहीं करते हैं तब तक मतलब जब उसका प्यूबर्टी हीट किया तब तक उसके बॉडी में होके रहता है। कोई बता सकते हो? यस, अप टू, देखो अप टू स्पेलिंग क्या है, देखो अप टू प्यूबर्टी देयर इज up to puberty there is 60k to 80k primary oocyte in their बॉडी के अंदर प्यूबर्टी जब उसका क्रॉस किया, सोचो आज उस बच्चे प्यूबर्टी क्रॉस करेगा तो अब तक उसके बॉडी में देखो किसी का अगर बैलेंस है तो 12 पॉसिबल है ही तो प्राइमरी में कहा है, लेकिन वो सारे प्राइमरी oocyte कैसा 8 तक नहीं जाता, इसलिए तुम 11-12 मत लगाना, लेकिन वो पॉज होकर 1 कर दिए। अब ये 1 क्या दिख रहा है हमने, थोड़ा सा मियोसिस जो है उसको बता देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। आगे चले, एक सेकेंड के लिए आगे चले, सुनो। मियोसिस जो है मियोसिस प्रोसेस शुरू होता है 2n नंबर सेल से। मियोसिस 1 जब होता है यहां से बनते हैं n। चलो ऐसे बोलने से तो नहीं चलेगा, मियोसिस, ठीक है। मियोसिस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में होता है एक कैरियोकाइनेसिस 1, मियोसिस 2 में भी होता है कैरियोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस 1 मतलब मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का डिवीजन, मियोसिस 2 का कैरियोकाइनेसिस मतलब मियोसिस 2 में न्यूक्लियस डिवीजन। ये कैरियोकाइनेसिस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। इस कैरियोकाइनेसिस को हम 4 टाइप में डिवाइड करेंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। इन दोनों के बीच में एक स्टेज आता है जिसका नाम है इंटरकाइनेसिस। इस इंटरकाइनेसिस से बस एक ही क्वेश्चन आते हैं नीट में, वो है ये शॉर्ट लिव्ड है कि बहुत लंबा चलता है। आंसर होता है शॉर्ट लिव्ड। एक ही क्वेश्चन आता है इस इंटरकाइनेसिस से, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो यहाँ जो प्राइमरी oocyte पॉज था, कौन सा स्टेज में पॉज था? ठीक है, इस प्रोफेज 1 में पॉज था। और न्यूक्लियस का डिवीजन कब होता है? एनाफेज में होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन मियोसिस 2 में कब होता है? एनाफेज 2 में होता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डिवीजन तो नहीं हुआ अभी भी। ओके, फिर से आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। देखो, अब देखो ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte पॉज किस में है? प्रोफेज 1 में है। तो एक बच्चा जिसका एज है सोचो 8 साल, तो उस बच्चे के ओवरी को अगर देखेंगे तो उसके बॉडी में क्या है? अभी प्राइमरी oocyte है। कितना प्राइमरी oocyte है? तो आजकल के अंदर अगर उसका प्यूबर्टी हीट करेगा तो उसके अंदर 60k to 80k के अंदर इतना प्राइमरी oocyte है। लेकिन वो सारे प्राइमरी oocyte में क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n है। उसमें कंडीशन कैसा कंडीशन में है? वो मियोसिस 1 को स्टार्ट किया था लेकिन वो प्रोफेज 1 में जाके रुका हुआ है। इतना बात पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, नहीं तो मुझे कैसे समझ में नहीं आएगा आगे। हो गया? अब देखो, इतना होने के बाद अब इस बच्ची का हीट किया प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टार्ट मतलब हम ये समझ सकते हैं कि उसके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हुआ है। अगर यहाँ पे प्यूबर्टी हीट करते हैं तो ये जो प्राइमरी oocyte है, तो ये प्राइमरी oocyte ये जो मियोसिस 1 था, इस मियोसिस 1 को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, मियोसिस 1 को कंप्लीट कर सकता है। अगर मियोसिस 1 को कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे कितना नंबर का क्रोमोसोम का सेल बनना चाहिए? हाफ।
क्योंकि मियोसिस में क्या होते हैं, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस जब होता है, मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद हाफ नंबर का क्रोमोसोम बनते हैं। तो यहाँ पे जितना सेल बना ये सारे सेल का नाम है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte दोनों बना है, लेकिन दोनों को ही हम सेकेंडरी oocyte नहीं बोलते हैं। इसमें से एक सेल को सेकेंडरी oocyte कहते हैं, जो है ये सेल को सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और ये जो सेल बना है इसको कहते हैं हम लोग पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पोलर बॉडी। तो पोलर बॉडी क्या है और सेकेंडरी oocyte क्या है? सेकेंडरी oocyte होते हैं मैच्योर, जो बाद में जाके ओवम बनेगा, जो बाद में जाके फर्टिलाइजेशन में सेकेंडरी oocyte ये देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी करेगा। लेकिन पोलर बॉडी मैच्योर, उसके पास एबिलिटी नहीं रहता है फर्टिलाइजेशन करने का, इसीलिए पोलर बॉडी जो है वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन एक ही स्टेप में डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ये भी ऐसे ही बना है, पोलर बॉडी से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। पोलर बॉडी हमारा याद रखना है, पोलर बॉडी फर्टिलाइजेशन में कोई भी प्लेस यहाँ पे नहीं लेते। समझ में? जो लेगा वो कौन लेगा? सेकेंडरी जो oocyte है वो सेकेंडरी oocyte लेगा। लेकिन ये कब हो रहा है? जब इसका प्यूबर्टी जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसका प्यूबर्टी हिट हो चुका है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो चुका है, उसके बॉडी में प्राइमरी oocyte जितना था, कितना था 60K to 80K, हर एक प्राइमरी oocyte से हर एक महीने में एक बार मियोसिस 1 को कंप्लीट करके एक सेकेंडरी oocyte बनाएगा। समझ में आया? अब देखो सुनो, ये सेकेंडरी oocyte अगर ऐसे ही कंडीशन में रह जाता तो हमें याद करने में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये जो सेकेंडरी oocyte है ये भी ऐसे कंडीशन में रुकता नहीं है, ये भी स्टार्ट कर देते हैं मियोसिस 2, ठीक है, लेकिन ये भी पॉज हो जाते हैं, ये भी पॉज हो जाते हैं इन कहां पे? मेटाफेज 2 में, मेटाफेज 2 में जाके ये पॉज हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस 2 स्टार्ट किया, बट वो कहां जाके रुक गया? फिर से वो मेटाफेज 2 में जाके रुक गया। ये देखो, ये कहां गया? देखो, फर्स्ट टाइम प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 में रुका था, फिर इसने कंप्लीट किया कितना टाइम? कब? जब उसका प्यूबर्टी हिट किया, करने के बाद यहां आके जितना सेकेंडरी oocyte बन रहा है वो सब यहां आके रुक गया, ठीक है, यहां आके रुक गया। अब देखो यहां आके रुकने के बाद क्या होता है, अब सुनो, इस कंडीशन में जब अगर कोई फीमेल अगर कोई फीमेल के साथ कोई मेल पार्टनर का मीटिंग नहीं हुआ है, कॉपुलेशन नहीं हुआ है, कोई स्पर्म जाके इस सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज नहीं करता है, तो हर मंथ में जो टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं 1 से 28 to 29 डेज का, उसमें क्या होते हैं? जब मेंस्ट्रुअल फ्लो का दिन आते, कल मैंने बताया था, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो का दिन आते तब ये जो सेकेंडरी oocyte है वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं विद द ब्लीडिंग। समझ में आया? तो ये जो सेकेंडरी oocyte है इसके बारे में हमें थोड़ा सा लिखना है यहाँ। these secondary oocyte comes out through the menstrual flow if these secondary oocyte is not fertilized, अगर फर्टिलाइज नहीं है बाय किसे? स्पर्म। कोई भी स्पर्म ने अगर इस सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइजेशन नहीं किया तो हर एक मंथ में एक सेकेंडरी oocyte एक फीमेल के बॉडी से बाहर निकल के चले जाते हैं। और देखो क्या होता है इसमें, थोड़ा सा बात सुनो यहाँ, ये देखो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर हम देखेंगे तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ होते हैं ऐसे ओवरी, यहाँ भी होते हैं ओवरी। तो सोचो सेकेंडरी oocyte इस बार यहाँ बना है, ठीक है, यहाँ बना है, तो यहाँ पे बनने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल है टोटल 1 से 28 और 29 डेज का। इसमें बीच में एक दिन आते हैं जो है 14th डे। इस टाइम होता है एक प्रोसेस जिसका नाम है ओव्यूलेशन, और इस ओव्यूलेशन का मतलब होता है ये जो ओवरी है इस ओवरी को रैप्चर करके ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पे बाहर निकल के आ जाते हैं। देन ये सेकेंडरी oocyte को पकड़ते हैं कौन? फिम्बरी, किसका पार्ट है? इन्फेंडिब्यूलम। देन ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर से जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर से कौन सा सेल था? सिलिएटेड एपिथेलियल सेल था।
ये जो रीजन है, इस रीजन का नाम क्या बोला था मैंने? एम्प्यूलरी रीजन। तो ये एम्प्यूलरी रीजन में ये सेकेंडरी oocyte जो है, ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रुकता है कुछ टाइम के लिए। अगर यहाँ से कोई स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज किया, उसका बात अलग है, थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई स्पर्म नहीं आ रहा है, कोई मीटिंग नहीं हुआ, कोई कॉपुलेशन नहीं हुआ, कोई स्पर्म नहीं आया, तो सेकेंडरी oocyte यहाँ पे अकेले बैठी है। सेकेंडरी oocyte यहाँ पे अकेले बैठे हैं। सेकेंडरी oocyte कितना दिन यहाँ पे बनेगा? मतलब इससे पहले देखो, इससे पहले ये सेकेंडरी oocyte बना था, इसके बाद इसका मेंस्ट्रुअल जो फ्लो है, या ये जो फ्लो है और ब्लीडिंग फेज है, ये ब्लीडिंग फेज आया। जब ये ब्लीडिंग फेज आएगा, किससे कहाँ से ब्लीडिंग होते हैं? मैंने बोला था इस एंडोमेट्रियम रैप्चर हो जाते हैं। एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा वेसल कैरी करते हैं, तो ये ब्लड वेसल एंड मसल को लेके यहाँ जब ब्लीडिंग शुरू होगा, उसी टाइम ये सेकेंडरी oocyte भी यहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया बात? तो कोई एक अनफर्टिलाइज्ड कोई एक फीमेल में क्या बनते हैं? ओवम बनते हैं कि सेकेंडरी oocyte बनते हैं? अनफर्टिलाइज्ड कोई एक फीमेल में क्या बनते हैं? सेकेंडरी oocyte बनते हैं। अब ओवम कैसे बनते हैं सुनो, ओवम कैसे बनते हैं सुनो, इतना बात समझ में आया? अब सोचो यही फीमेल का शादी हो गया, या तो इसका पार्टनर है, ठीक है, इसका कोई पार्टनर है, यहाँ से स्पर्म जाके इसको फर्टिलाइज किया। जब यहाँ पे स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा, जब यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। चलो ये देखो, स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज किया, यहाँ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स बाय स्पर्म। स्पर्म ने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किया, ठीक है, स्पर्म ने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किया। जब भी स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा, जब भी स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज मतलब यहाँ पे एक्चुअली जो सेकेंडरी oocyte होते हैं, सेकेंडरी oocyte का डायग्राम अभी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। सोचो ये एक सेकेंडरी oocyte है, तो सेकेंडरी oocyte का बस एक मेम्ब्रेन को जब भी क्रॉस करेगा ये स्पर्म, तब भी इस सेकेंडरी oocyte में बाकी जो मियोसिस का पार्ट बाकी था, कौन कौन सा पार्ट बाकी था? मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज 2, टेलोफेज 2, वो दोनों कंप्लीट होगा, और वो दोनों कंप्लीट होने के बाद यहां पे बनेगा ओवम। समझ में आया कि नहीं आया? तो ओवम कैसे बना? जब फर्टिलाइजेशन किया। लेकिन याद रखना है, ये फर्टिलाइजेशन नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। न्यूक्लियस अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो ओवम, सेकेंडरी oocyte के पास है n नंबर का क्रोमोसोम और स्पर्म के पास है n नंबर का क्रोमोसोम, दोनों अगर फर्टिलाइज हो जाते तो क्या बन जाता? ट्विन। लेकिन हमने कभी सुना है ओवम में ट्विन होता है? कभी सुना है? ओवम में भी कितना है? n है। क्यों n है? क्योंकि यहाँ पे ओवम का न्यूक्लियस यहाँ पे है अभी भी, और स्पर्म का न्यूक्लियस यहाँ पे भी अभी भी फ्यूजन नहीं हुआ न्यूक्लियस का। बस किसका फ्यूजन हुआ है? स्पर्म ने बस एक लाइन को क्रॉस किया है। जब भी क्रॉस करेगा, उस क्रॉस के बाद ये जो बाकी एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 को बाकी रखा था, ये कंप्लीट करेगा और ये बनाएगा ओवम, तब हम उसको बोलते हैं ओवम। तो सेकेंडरी और ओवम के बीच में जो फर्क है वो समझ में आया? जब तक ना उसके साइटोप्लाज्म में स्पर्म का एंट्री होते है, तब तक वो है सेकेंडरी oocyte। अगर स्पर्म उसके साइटोप्लाज्म में एंट्री तब तक उसका नाम है ओवम, तब उसका नाम है ओवम। अब अगर इस ओवम, तो ओवम मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं ना, ओवम का कंडीशन ऐसा है, ओवम के पास कोई ना कोई ऐसा स्पर्म रहेगा ही रहेगा। नहीं हुआ, इसका न्यूक्लियस यहाँ है, इसका न्यूक्लियस यहाँ है, कहाँ गया? इसका न्यूक्लियस यहाँ है और इसका न्यूक्लियस यहाँ है। अगर यहाँ पे दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, अगर यहाँ पे दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, न्यूक्लियस, इसमें स्पर्म का भी न्यूक्लियस है और ओवम का भी न्यूक्लियस है, ठीक है, ओवम का भी न्यूक्लियस है एंड स्पर्म का भी न्यूक्लियस है। ये देखो, ये सोचो ओवम का था और ये है स्पर्म का, देन इस कंडीशन को हम जाइगोट कह सकते हैं। तो जाइगोट, सेकेंडरी oocyte और तीनों में बिल्कुल फर्क है, फर्क को समझना जरूरी है। बोलो, ओजेनेसिस प्रोसेस में बीच में कहां पे किसको समझ में आया नहीं? या सब समझ में आ गया? कोई भी आंसर क्वेश्चन पूछे तो यहां से आंसर दे पाओगे? बोलो, पूछते प्राइमरी, एक प्राइमरी oocyte से, एक प्राइमरी oocyte से कितना सेकेंडरी oocyte बनेगा? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कितना बनेगा? एक प्राइमरी oocyte है तो कितना बनेगा?
कितना सेकेंडरी oocyte बनेगा? कहाँ दो बनेगा, एक ही तो बनेगा, एक तो पोलर बॉडी है। अगर स्पर्म होता तो दो बनता, यही तो फंस जाओ। मैंने बोला था कि यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बस एक ही बनते हैं। और अगर क्वेश्चन आए एक उगोनियम से कितना सेकेंडरी oocyte बनेगा? दो बनेगा। एक ये लाइन देखो 15, इसका तो बनेगा ना, ये मैंने दिखाया नहीं, लेकिन इसका भी तो बनेगा। याद रखना है प्रोसेस, अगर चार है, अगर नहीं समझोगे तो कभी कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये पूरा बहुत थोड़ा सा है। और एक बताओ, इसमें कोई नंबर दिख रहा है 3 कुछ पिछले से समझ में नहीं के आसपास है कि नहीं बताओ। प्राइमोर्डियल जर्म सेल से उगोनियम बनने का प्रोसेस कब चलता है एक फीमेल में? जब उसका एम्ब्रियोनिक कंडीशन चलता है, मतलब मम्मी के बॉडी में है। जब डिलीवरी हो जाते हैं तो डिलीवरी के बाद नो उगोनियम और नहीं बनेगा, काम चलाना है, जितना बनते हैं वो काफी है। तो यहाँ उगोनियम के बाद उगोनियम जब बना तो बच्चे का जब डिलीवरी हो गया उसके बाद से जब तक ना उसका प्यूबर्टी हिट करते हैं तब तक उसका उगोनियम माइटोसिस करेगा और प्राइमरी oocyte बनाएगा। 35 oocyte बनेगा जब तक उसका हिट करते हैं प्यूबर्टी। क्वेश्चन आते हैं कि 60 कुछ भी ले लो 8 जब भी oocyte बन जाते हैं, लेकिन ये प्राइमरी oocyte ऐसे नहीं रहते हैं। इस प्राइमरी मियोसिस 1 होते हैं, क्या अटक जाते हैं, 0.5 से बड़ा होगा। देन इसका तब तक ऐसा कंडीशन में चलेगा जब तक उसका प्यूबर्टी हिट नहीं की। प्यूबर्टी जब हिट किया तो इसका जो प्राइमरी oocyte है वो ये अनपेड 1 का आंसर होगा। बोलो तो कंप्लीट करने के लिए हाँ भले 2.82 लिखा हो एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में लिखा है 2.62। नहीं आता, टेंशन नहीं है। अच्छा मान लो ये किसका था होना चाहिए, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 होना है। ये जब कंप्लीट होगा तो वो क्या बनाएगा, एक पोलर बॉडी बनाएगा और एक सेकेंडरी oocyte बनाएगा। सेकेंडरी बॉडी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यहाँ नहीं होते, ये मियोसिस 2 को कंप्लीट करते हैं, ये भी मियोसिस 2 को कंप्लीट करते हैं और 2 पोलर बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, ये 2 पोलर बॉडी बना लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है बॉडी में। मेन है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो है ये बना, लेकिन वो ऐसे कंडीशन में नहीं रहेगा। वो कैसा कंडीशन में रहेगा, वो भी स्टार्ट करेगा मियोसिस 2 को, लेकिन वो कहाँ जाके अटक जाएगा, वो अटक जाएगा मेटाफेज 2 में जाके। तो मेटाफेज 2 में जाके अटका मतलब पॉज हो जाएगा। तो हर एक महीना जब भी एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, उसमें जो फास्ट मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू जब होते हैं, जब 1 से लेकर 3 या 5 दिन तक ब्लीडिंग फेज चलता है, उस टाइम ये सेकेंडरी oocyte जो है वो बॉडी से निकल जाते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, बस स्पर्म जो है उसका न्यूक्लियर उसका जो वो बस ओवम के साइटोप्लाज्म में क्रॉस जब भी करेगा तभी क्या होगा, इसका जो मेटाफेज 2 में अटका हुआ था उसके बाद जो एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 बाकी है वो कंप्लीट करेगा। देन क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। ओवम में क्रोमोसोम नंबर 2n है कि है, एन ही है, क्योंकि ओवम में अभी भी स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ। ओवम का अलग न्यूक्लियस है, स्पर्म का अलग न्यूक्लियस है, लेकिन दोनों एक साथ ही है। ठीक है, एक साथ ही है। और अगर यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाते तो, यहाँ न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाते तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तीनों का डिफरेंस समझ में आया, सेकेंडरी oocyte, ओवम और इसका। चलो नेक्स्ट देखें कि चलो सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर देखते हैं और एक चीज देखते हैं। चलो नेक्स्ट है, चलो अब देखो ये जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनते हैं, मतलब उगोनियम पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल उगोनियम से बनते हैं प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से बनते हैं सेकेंडरी oocyte। इसमें सेकेंडरी oocyte जब बनता है तो सेकेंडरी oocyte डायरेक्टली नहीं बनते, एक्चुअली ये प्राइमरी oocyte उगोनियम से लेकर सेकेंडरी oocyte तक वो बनते हैं ओवरी के अंदर, छोटे छोटे फॉलिकल के अंदर। फॉलिकल मतलब है गैदरिंग ऑफ और ग्रुप ऑफ सेल जो प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte इसके चारों तरफ रहता है और उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो उसको फॉलिकल कहा जाता है। तो आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, जब सेकेंडरी oocyte मैच्योर हो जाते हैं तो उसके ऊपर से जो पूरा सेल का कवरिंग रहता है उसको पूरा लेके उसको कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। तो उस ग्राफियन फॉलिकल को समझो, इसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। देखो एक ग्राफियन फॉलिकल, क्या बोला मैंने, ग्राफियन फॉलिकल क्या कैरी करेगा, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या रहेगा, सेकेंडरी oocyte रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे देखने में होता है, देखो ये है एक सेकेंडरी oocyte का चेहरा, ये है सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस। सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस के बाहर है सेकेंडरी oocyte का साइटोप्लाज्म।
सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म के बाहर ऐसे दो मेम्ब्रेन होते हैं, अभी सेकेंडरी oocyte दिखाएंगे। देन इसके चारों तरफ होते हैं कुछ टाइप का सेल, इसको प्रोटेक्ट करके रहते हैं, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल के ऐसे चारों तरफ से इसका कुछ सेल इसको प्रोटेक्ट करके रहते हैं। एंड ये जो सेल का कवरिंग है ये बहुत ज्यादा है, तो ये ऐसे राउंड गोल सा एक ऐसा सेल बनाते हैं। लेकिन याद रखना है बीच में एक फ्लूइड फील्ड, एक कैविटी रख देते हैं जिसका नाम है एंट्रम। बीच में एक कवरिंग रह जाते हैं जिसको बोला जाता है एंट्रम। ऐसे 2-3 लेयर का ऐसे सेल का ऐसे बन जाते हैं, ऐसे बनते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सेकेंडरी जो oocyte है वो कौन सा है, बस ये यहां से लेकर यहां जो है ये है सेकेंडरी oocyte। तो हम लिख सकते हैं ये सेकेंडरी oocyte का, ये है सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस, ठीक है, सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस। ये जो लेयर है इसको कहा जाता है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। अभी थोड़ी देर बाद हम एक जो मैच्योर सेकेंडरी oocyte होते हैं उसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ये होता है इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेकेंडरी oocyte का जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो इसके बाहर जो लेयर दिख रहा है ये बाहर का लेयर ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट है। तो इस बाहर का लेयर का ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट को तुम्हें समझना है। यहाँ 2 लेयर बनते हैं, ठीक है। ये जो सेल है ये सारे सेल को कहा जाता है ग्रैन्युलोसा सेल्स, और ये बाहर से 2 लेयर बनाते हैं। एक का नाम है थेका इंटरना और बाहर से है थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना और थेका एक्सटर्ना। बीच में एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होते हैं, दिस रीजन में एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होते हैं, इस रीजन का नाम है एंट्रम। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, इसको ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल मतलब होता है एक मतलब ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारा सेल को एक साथ मिला के बोला जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल ने क्या किया, बीच में जो सेकेंडरी oocyte बना है फ्रॉम ओगोनियम, जो ओजेनेसिस प्रोसेस में हमने देखा, उस सेकेंडरी oocyte को बीच में रखते हैं और उसके चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखते हैं ग्राफियन फॉलिकल का बाकी से। जो सेल लेयर है बाहर से इसको कहा जाता है थेका एक्सटर्ना और अंदर से जो है इसको कहा जाता है थेका इंटरना। अब एक बात सुनोगे यहाँ पे, चले आगे, ठीक है। देखो एक बात सुनो, ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर जब ऐसे ग्राफियन फॉलिकल बन जाते ना, यहाँ ग्राफियन फॉलिकल बन गया, तो अभी पता चला हमें ग्राफियन फॉलिकल के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, सेकेंडरी oocyte होते हैं, और बाहर इसका थेका इंटरना थेका एक्सटर्ना जो ग्रैन्युलोसा सेल्स का पार्ट है वो ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं। यहाँ एंट्रम होते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 1 से 28 और 29 डे में से बीच में क्या बोला मैंने, एक डे आता है जिसका नाम है ओव्यूलेशन डे। तो इस ओव्यूलेशन डे में अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये पढ़ाएंगे ओव्यूलेशन डे। इस ओव्यूलेशन डे के टाइम क्या होता है, ये जो सेकेंडरी oocyte दिख रहे हो, ये सेकेंडरी oocyte ये ओवरी का जो लेयर है इसको रैप्चर करते हैं, पहले रैप्चर करते हैं, प्लस ग्राफियन फॉलिकल का जो बाकी लेयर था, ये ग्राफियन फॉलिकल का जो बाकी लेयर था, यहाँ भी ग्राफियन फॉलिकल का ही लेयर है, ग्राफियन फॉलिकल का जो बाकी लेयर है सबको रैप्चर करते हैं। रैप्चर कैसे करते हैं, ये देखो यहां से ऐसे रैप्चर कर देते हैं। अगर रैप्चर कर देगा ऐसे, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, बोलो तो ये सेकेंडरी oocyte ऐसे बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन के टाइम 2 हार्मोन के हेल्प से, एक है FSH और एक है LH, बहुत ज्यादा हाई पीक में जाते हैं, जिसमें LH का जो हाई पीक है इसको कहा जाता है LH सार्ज, इसको कहा जाता है LH सार्ज। इस LH सार्ज की वजह से ये जो ओवरी का वॉल है वो भी रैप्चर्ड हो जाते हैं, प्लस जो ग्राफियन फॉलिकल का थेका इंटरना थेका एक्सटर्ना का सेल था वो भी रैप्चर हो जाते हैं, और रैप्चर होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte बाहर निकल के आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया थोड़ा, ठीक है। कब होता है ये, ओव्यूलेशन के टाइम। ओव्यूलेशन कौन सा डे में आता है, टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में आता है, मिडिल फेज में आता है। अब जिसका देखो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है ना, ये सबका हर फीमेल का सेम नहीं होते हैं, किसी का 30 डे भी हो सकता है, किसी का 32 हो सकता है, 34 भी हो सकता है, नेचुरल है। 5 दिन इधर उधर कोई दिक्कत नहीं होते हैं, नॉर्मल है। अगर किसी का ऐसा है कि 2 मंथ बाद एक बार मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो उसमें दिक्कत हो जाते हैं।
ये जो टाइम है इसमें से बस माइनस कर दो 14, जितना डे आएगा समझ लेना उसी टाइम जो है वो होते हैं ओव्यूलेशन। किसी का 14th डे में आ सकता है, किसी का 17th डे में आ सकता है, वो वेरी करेगा मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस टाइम ऐसे सेकेंडरी oocyte निकल के आ जाएगा। निकल के आएगा तो कहाँ रहेगा वो भी देख लो, कहाँ रहेगा सेकेंडरी oocyte निकालने के बाद। और एक पेज था ना, और एक पेज था, ये देखो, ये देखो, ये जो ओव्यूलेशन हुआ वैसे हुआ। कौन निकल के आया, किसको छोड़ के आया, ग्राफियन फॉलिकल को छोड़ के आया। कौन बाहर निकल के आया, सेकेंडरी oocyte निकल के आया। अब निकलने के बाद क्या करेगा, इस जगह में एम्प्यूलरी रीजन में जाके रुक जाएगा। इसी टाइम ओव्यूलेशन जब हो जाते हैं तो समझ लेना है कि ये फीमेल एकदम फर्टाइल कंडीशन में है, ठीक है। जब अगर कोई फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल का बीच में टाइम आते हैं, जिसको कहा जाता है 14th to 17th टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये जो टाइम है इसको पूरा फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। फर्टाइल पीरियड क्यों कहा जाता है, इस टाइम अगर कोई स्पर्म, अगर कॉप्युलेशन हुआ उस फीमेल के साथ तो मतलब प्रेगनेंसी होने का चांस सबसे ज्यादा रहते हैं, इसीलिए इस टाइम को फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। कब, 14 से, एक्चुअली 14 नहीं, एनसीईआरटी का हिसाब से 10th to 17th दिया है। इस 1 वीक जो है इस टाइम में कभी भी फर्टिलाइजेशन, कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है, और इस ओव्यूलेशन की वजह से क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन होने का चांस बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी आएगा, और अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कौन निकल के आएगा, बोलो कौन निकल के आएगा, सेकेंडरी oocyte निकल के आ जाएगा बाहर, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट कहाँ है, देखो ये हो गया ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल को छोड़ के जो सेकेंडरी oocyte आते हैं उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, लेकिन उस टाइम जो ग्राफियन फॉलिकल को छोड़ के सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आ गया, उस जो ग्राफियन फॉलिकल है उसका क्या होता है, हाँ बोलो क्या होते हैं, हाँ रीजनरेशन हो जाते हैं। लेकिन उसको क्या कहा जाता है, एक स्पेशल पार्ट कहा जाता है ओवरी का, जो फीमेल के बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन का रिलीज करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। वेरी गुड। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये बन जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, ओके। कब, जब ये ओव्यूलेशन हो जाते हैं, आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। जब सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल को छोड़ के बाहर आ गया तो वो ग्राफियन फॉलिकल का सेल का जो पैकेज है उसका क्या हुआ, उसका नाम हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम अगर कोई नॉन प्रेग्नेंट बॉडी है उसके बॉडी में लगभग तक रहता है, उसके बाद वो डिनेचर्ड हो जाते हैं। और अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उस प्रेग्नेंट लेडी में एटलीस्ट 12 वीक तक रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, अभी हार्मोनल कंट्रोल में दिखाएंगे। बोलो इतना समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। एक सेकेंडरी oocyte देखो, ये भी एक एनिमल सेल है तो ऑब्वियसली इसका एक न्यूक्लियस होना चाहिए और इसका पूरा सेल जैसे होते हैं वैसे ही होना चाहिए। तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ठीक है, किसका, सेकेंडरी oocyte का, सेकेंडरी oocyte के बाहर जो साइटोप्लाज्म है इसको ओप्लाज्म भी कहा जाता है, इसको ओप्लाज्म भी कहा जाता है। इसके बाहर जो मेम्ब्रेन दिख रहा है, दिस मेम्ब्रेन का नाम होता है, बोलो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, इसको वाइटेलाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद थोड़ा सा स्पेस रख के और एक मेम्ब्रेन रहते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था यहाँ पे, जिसका नाम है जोना पेलुसिडा, इसका नाम है जोना पेलुसिडा, इसका नाम है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाहर कुछ गार्ड सेल रहते हैं जो इसको गार्ड करके रहते हैं ऑलवेज, कोई स्पर्म को आने नहीं देते हैं। जिसको आना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वैसे तो ऐसे नहीं आने देंगे, फीमेल ऐसे भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। देखो क्यों आने देगा, भाव खाते हैं थोड़ा ज्यादा। यहाँ पे ओवम जो है सेकेंडरी oocyte जो है वो भी थोड़ा भाव खाएगा और उसके लिए क्या करेगा, बाहर जो है उसका बहुत सारा बॉडीगार्ड रखेगा। ये बॉडीगार्ड जो सेल है, ये बॉडीगार्ड सेल का नाम है कोरोना रेडियाटा, ठीक है, कोरोना रेडियाटा एक गार्ड सेल है। और जो एक्रोसोम बोला था मैंने स्पर्म में, उसमें इसी के लिए ये जो कोरोना रेडियाटा है इसको ही रैप्चर करने के लिए उसके एक्रोसोम में हायालुरोनिडेज जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होते हैं। अब दिखाएंगे फर्टिलाइजेशन में दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब सुनो, यहाँ एक स्पेस दिख रहा है ना, कहाँ, किसके किसके बीच में, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस का नाम है
पेरीवाइटेलाइन, पेरीवाइटेलाइन स्पेस, ठीक है, इसको कहा जाता है पेरीवाइटेलाइन स्पेस। तो सेकेंडरी oocyte लगभग ऐसे एक स्ट्रक्चर को होते हैं जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस है वो भी क्या होगा, क्या होना है बोलो, हैप्लॉइड होना है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte में क्या होना है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होना है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है ऑलरेडी। बोलो तो ये सेकेंडरी oocyte का, ये सेकेंडरी oocyte का क्वेश्चन का आंसर देना, ये सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है? मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है सेकेंडरी oocyte का? जो बोल रहे हो हुआ है उसको और एक बार चश्मा लगाओ और यहाँ देख के बताओ मुझे, सेकेंडरी oocyte जब बनता है तो वो कैसा कंडीशन में रहता है? आगे मिल रहा कुछ मतलब बुला रहा था ना, चॉपर का नाम बगल में नहीं आया तक वो ओवम बनेगा। सेकेंड जो म्यूटेशन मियोसिस जो 2 है वो कंप्लीट होगा। तो जो डायग्राम मैंने यहाँ बनाया, तो ये डायग्राम में जो सेकेंडरी oocyte दिख रहा है इसमें कैसी कंडीशन है, ये स्टार्ट किया था मियोसिस 2, लेकिन ये पॉज है किसमें बोलो, मेटाफेज 2 में। अगर यहाँ आते हैं स्पर्म फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ये क्या सो गए पीछे पीछे, वो सो गया क्या? ओ अच्छा, यहाँ जो सेकेंडरी जो oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte में अगर स्पर्म आते हैं तब इसका मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होगा, मतलब इसके बाद एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 होगा। लेकिन अब तक कैसा कंडीशन है ये, इसको देख के ये है मेटाफेज 2 में जाके बस पॉज होके रहा। बोलो कहीं पे अगर कोई कंफ्यूजन है, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, नहीं तो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। oogenesis प्रोसेस समझ में आ गया, ग्राफियन फॉलिकल कब बनते हैं और उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, और ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ के जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकल के आते हैं, सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर समझ में आया। सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइजेशन जब तक ना करेगा तब तक वो मियोसिस 2 में पॉज होके रहेगा मेटाफेज 2 में। जब इसको फर्टिलाइजेशन किया जाएगा तब वो ओवम बनेगा, जब उन दोनों का न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तब जाके वहां पे जाइगोट बनेगा। क्लियर? अब देखो ये जो इतना प्रोसेस है एक फीमेल के बॉडी में, तो उसमें ऑब्वियसली कुछ हार्मोन चाहिए जो हार्मोन उसको रेगुलेट करता है ये सब प्रोसेस में। आगे चले, देखो हार्मोनल कंट्रोल को देखो कैसे हार्मोन इसमें हेल्प करता है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, बिल्कुल जैसा हमने मेल के बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोनल कंट्रोल देखा था, बिल्कुल वैसा ही कुछ है। फीमेल के भी हेड के, मतलब सॉरी हेड के नहीं, ब्रेन के एक हिस्सा होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। तुम लोग आंसर दोगे मुझे कि ये हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन का पार्ट है कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन का पार्ट है कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है, दिखता है वो मिडिल में लेकिन वो है फोर ब्रेन का पार्ट, ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के नीचे होता है, इसीलिए इसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटोरी कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली ये सब सेल न्यूरॉन ही है, ठीक है, ये सब सेल न्यूरॉन ही है, ऐसे न्यूरॉन ही है। ऐसे न्यूरॉन है, ठीक है, ये देखो ऐसे न्यूरॉन। और हाइपोथैलेमस में ये जो न्यूरॉन का ग्रुप होते हैं इसको न्यूक्लियाई कहा जाता है, इसको न्यूक्लियाई कहा जाता है, बाद में सिखाएंगे न्यूक्लियाई किसको कहा जाता है। न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूरोसिक्रेटोरी सेल होते हैं। हाइपोथैलेमस यहाँ पे कुछ हार्मोन सिक्रेट करेगा। याद रखो यहाँ कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, यहाँ कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, यहाँ न्यूक्लियाई सिक्रेट करते हैं GnRH, जिसका फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्योंकि हाइपोथैलेमस दो तरीका का हार्मोन ही रिलीज कर पाते हैं, एक है रिलीजिंग हार्मोन और एक है इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन से वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कुछ चीज सिक्रेट करने के लिए, और इनहिबिटरी हार्मोन से वो पिट्यूटरी को रोकता है कुछ हार्मोन को सिक्रेट ना करने के लिए। तो यहाँ पे ये रिलीजिंग हार्मोन है तो स्टिमुलेट करेगा। और इस हाइपोथैलेमस के नीचे छोटा सा हमारा और एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी। उससे पहले बताओ हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? सुप्रीम कमांडर कहा जाता है, ठीक है। क्यों सुप्रीम कमांडर कहा जाता है? क्योंकि ये जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी को कमेंट करते हैं कि क्या करना है कि नहीं करना है। ये होता है पिट्यूटरी।
पिट्यूटरी का दो हिस्सा है। पिट्यूटरी का सामने का एक हिस्सा है जिसका नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और पीछे का जो है इसका नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, याद रखो, इसको याद रखो। क्वेश्चन देते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ये जो रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, मतलब रिप्रोडक्शन से लेकर जुड़ा जो हार्मोनल कंट्रोल है, वो कंट्रोल में एंटीरियर पिट्यूटरी का काम है या न्यूरोहाइपोफाइसिस का काम है? आंसर याद रखना है, सिर्फ एडिनोहाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी ही काम करते हैं। एंटीरियर जो पिट्यूटरी है, यही एंटीरियर पिट्यूटरी सिर्फ काम करते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस का और एक नाम है पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ये है पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है वहां पढ़ोगे। यहाँ एडिनोहाइपोफाइसिस के पास छोटे छोटे 2 यूनिट होते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस के पास एक ही यूनिट होते हैं जो स्पेशली अलग अलग कुछ हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। इस चैप्टर के लिए वो चाहिए नहीं। ठीक है, देखो एडिनोहाइपोफाइसिस, जब यहाँ से GnRH रिलीज होगा, जब यहाँ से GnRH रिलीज होगा, GnRH यहाँ से रिलीज होकर किसको स्टिमुलेट करेगा? क्या बोला थोड़ी देर पहले मैं? एंटीरियर पिट्यूटरी को, क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को? सिर्फ एंटीरियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग का कोई काम नहीं है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, यहाँ ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी हो जाएगा स्टिमुलेटेड। एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेटेड होते हैं तो यहाँ से रिलीज होता है 2 हार्मोन, यहाँ से रिलीज होता है 2 हार्मोन रिलीज होता है। एक हार्मोन का नाम है FSH और एक हार्मोन का नाम है LH, जो दोनों को ही GTH कहा जा सकता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहा जा सकता है। FSH फीमेल के बॉडी में, बोलो तो याद करके बोलो, अब क्या होगा? फिर से बनाना है? इतना सारा फाइल सब उड़ गया। मैं डोर खोलो तो मैम को बुलाओ एक बार। आंचल मैम, इसमें लाइट चला गया था, इसमें फाइल सेव होता है ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ होने से? हाँ, सेव, लाइट तो ऑफ हो गया था, अब सेव हुआ है कि नहीं हुआ है कुछ नहीं पता, दिखाई नहीं दे रहे तो सेव कैसे करूं? ठीक है, ठीक है, नहीं तो ठीक है, छोड़ दीजिए, क्लास खत्म कर दे, कंटिन्यू। आ गया। गुड, चलो मैं तो फिर से बनाना होता। चलो देखो कहाँ थे? देखो न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस, यहाँ पे ओ बीच में से ये हट गया। चलो एडिनोहाइपोफाइसिस यहाँ पे स्टिमुलेटेड होगा, तो यहाँ कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बोलो? FSH एंड LH। FSH यहाँ पे जाएगा किसके थ्रू? आंसर दोगे? मैं कल इसको बताया था, ये एंडोक्राइन सिस्टम से बाहर निकाल रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड से बाहर निकाल रहा है, तो इसको कहां से जाना है? ये ट्रैवल कहां से करेगा? ट्रैवल्स थ्रू किसे? ब्लड वेसल से, मतलब ब्लड के साथ साथ ये ट्रैवल करेगा।
देन एफएसएच पिट्यूटरी का एंटीरियर पिट्यूटरी से जाके किसको स्टिमुलेट करेगा, बताओ, किसी को याद है, कोई बता सकते हो मुझे, बोलो कहाँ जाके ये एफएसएच ये करेगा, मतलब स्टिमुलेट करेगा, किसको जाके, देखो एलएच जाके स्टिमुलेट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को, कॉर्पस ल्यूटियम को, ठीक है, और एफएसएच जाके स्टिमुलेट करेगा मैच्योर ओवरी को, मैच्योर ओवरी को। तो यहां से ओवरी रिलीज करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन। और कॉर्पस ल्यूटियम, थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल के जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल वहां पे बना देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे बनाएगा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन जो है, ये ईस्ट्रोजन क्या क्या फंक्शन करते हैं, फीमेल के बॉडी में बाकी जितना फंक्शन है एज फीमेल बनाने के लिए सब फंक्शन करते हैं। एक बात तो oogenesis में हेल्प करना, ठीक है, दूसरा बात तो ये मेमोरी ग्लैंड में भी हेल्प करता है, मेमोरी ग्लैंड मैचुरेशन, ठीक है, मैचुरेशन, मेमोरी ग्लैंड का मैचुरेशन, प्लस यहाँ पे प्यूबिक हेयर, पेल्विक हेयर, प्यूबिक एंड पेल्विक हेयर, प्लस बोलो फीमेल के बॉडी में लो पिच होते हैं कि हाई पिच होते हैं, हाई पिच वॉइस होते हैं हम लोगों का, लो पिच नहीं होते, इसलिए उतना ज्यादा शार्प होते हैं, ठीक है, हाई पिच वॉइस होते हैं। एस्ट्रोजन का ये सब काम है। या तो सॉफ्ट मसल बॉडी, सॉफ्ट मसल मस्क्यूलर बॉडी, मस्क्यूलर बॉडी मेल से कम ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ओके, एस्ट्रोजन। और देखोगे दूसरा चैप्टर में पढ़ोगे, ये एस्ट्रोजन एक्चुअली जब तक ये फीमेल बॉडी, जब तक इसका प्यूबर्टी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तब तक ये जो एस्ट्रोजन है इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। लेकिन जब एज होते जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होते हैं 50 एज में जाके एज पर एनसीईआरटी, लेकिन किसी किसी का 45 भी हो सकता है, एनसीईआरटी में लिखा है 50 एज। तो ये 50 एज या 45 एज में जाके जब कोई फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाते हैं तो ईस्ट्रोजन लेवल भी कम हो जाते हैं, और ये ईस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से हड्डियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिसको बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। धीरे धीरे हड्डियों जो है उसमें छोटे छोटे छेद आना लगते हैं, प्लस कैल्शियम लेवल जो है वो भी कम हो जाते हैं। तो उसके वजह से जो क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं, हड्डी में जो पेन होते हैं, बोलो ना क्या बोलते हैं उसको, जो पेन हो ना, मतलब पोर अगर हो जाएगा तो उसमें से पेन शुरू होते हैं हड्डियों में, दूसरा चैप्टर में है, वो होते हैं अनपेरेड टोन जैसे, ठीक है। यहाँ हम किसको देखेंगे, oogenesis प्रोसेस। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन कहाँ, जीन 30 है, से बना, ये एफएसएच के स्टिमुलेशन से बना, ओके। और यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम से कौन बना, प्रोजेस्टेरॉन बना। कॉर्पस ल्यूटियम नॉन प्रेग्नेंट बॉडी में, इन नॉन प्रेग्नेंट बॉडी में कितना दिन के लिए रहते हैं, लगभग 1 वीक के लिए, ठीक है, लगभग 1 वीक के लिए। लेकिन अगर ये प्रेग्नेंट बॉडी है तो, प्रेग्नेंट बॉडी है तो ये प्रेग्नेंट बॉडी में कितना रहते हैं, एटलीस्ट 12 वीक तक रहेगा। क्यों रहेगा अभी दिखाएंगे, इतना बोलो समझ में आया। अब देखो मैंने कल बोला था कि यहाँ पे जितना भी चल रहा है बोलो तो सब पॉजिटिव फीडबैक है कि नहीं, जीएनआरएच भी रिलीज हो रहा है, एफएसएच भी रिलीज हो रहा है, एलएच भी रिलीज हो रहा है, मैच्योर ओवरी भी स्टिमुलेटेड है, एस्ट्रोजन भी रिलीज हो रहा है, एलएच से कॉर्पस ल्यूटियम भी स्टिमुलेटेड है, प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज हो रहा है। तो क्या एक फीमेल के बॉडी में ऐसे कंटिन्यूअसली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जरूरत होता है कि रेगुलेशन की भी जरूरत है? बॉडी में हर एक हार्मोन का एक एंटी हार्मोन होना चाहिए, हर एक हार्मोन, हर एक एंजाइम, हर एक केमिकल का एक नॉर्मल एक मात्रा होना चाहिए, तब जाके हमारे बॉडी में होम्योस्टैसिस बनते हैं। होम्योस्टैसिस मतलब है बॉडी इंटरनली जो बैलेंस कंडीशन में रहते हैं, शुगर लेवल हो या किसी का भी मतलब लेवल हो, यहाँ सारी चीज सब जगह में पॉजिटिव फीडबैक दिखा, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं होता है। इसीलिए ईस्ट्रोजन जो है, ये ईस्ट्रोजन खुद जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को और नहीं तो खुद जाके हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक भी दे सकता है, ताकि ये जो रेगुलेशन है, मतलब ये जो इंक्रीज हो रहा है इतना ज्यादा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, वो रेगुलेटेड हो जाए। ठीक है, ये है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल बॉडी। अब देखो ये प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम, ये क्वेश्चन में आते हैं, लिख के रखो, ये है, इसका मेन काम है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है,
इसका मेन काम होते हैं एंडोमेट्रियम का जो लेयर है उसको मेंटेन करना। अब देखो ये जो कहाँ बना था, कहाँ बना था, ये देखो इधर आओ, ये जो एंडोमेट्रियम है, दिस रीजन इज द एंडोमेट्रियम, ये जो लेयर है ये होते हैं एंडोमेट्रियम, इसके अंदर होते हैं मास्क्यूलर मायोमेट्रियम और उसके बाहर होते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है, कल बताया था मैंने। तो यहाँ जो ये एंडोमेट्रियम है ना, ये जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होते हैं, जो ब्लीडिंग होते हैं, तो ये एंडोमेट्रियम टूट के होते हैं। तो एक बार सोचो इस महीने में अगर कोई फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रहा है, तो वो जब मेंस्ट्रुएशन होगा तब इसका ये जो पार्ट है वो तो टूट गया, यहाँ से मसल्स भी बहुत ज्यादा टूट के जाते हैं, तो ये जो है ये पूरा रैप्चर हो चुका है। क्या हो गया? कुछ काम नहीं कर रहा है, चलो बता देते हैं यहाँ से, ये लास्ट स्लाइड है। देखो इस जगह में ये जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम का रैप्चरिंग की वजह से, एंडोमेट्रियम का रैप्चरिंग की वजह से यहाँ से ब्लीडिंग होते हैं। तो एक बार अगर मेंस्ट्रुएशन हो गया, मतलब उस फीमेल का कुछ दिन के लिए ये एंडोमेट्रियम खतरनाक कंडीशन में है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ है, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल टूटा है, बहुत ज्यादा मसल भी टूटा है, इसीलिए कुछ दिन के लिए, देखो ओव्यूलेशन के बाद ही तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ना, तो उस टाइम क्या होते हैं, देखो ओव्यूलेशन जब होगा तो ओव्यूलेशन के बाद फिर भी और 14 डेज के बाद फिर से और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होगा कि नहीं होगा, तो उस टाइम फिर से तो एंडोमेट्रियम से ब्लीडिंग कराना है, इसीलिए ये जरूरत है कि इसका जो एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन करना, उसको फिर से रिपेयर करना। इसीलिए यहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद जो यहाँ प्रोजेस्टेरॉन बनता है, उस प्रोजेस्टेरॉन, ये जो प्रोजेस्टेरॉन बनता है, ये प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस में काम करता है। लेकिन जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, उस फीमेल में हर महीने में मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो कंटिन्यूअसली चलता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो भी कंटिन्यूअसली चलता है, इसीलिए एक वीक के बाद इसका और चाहिए नहीं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर से वो मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा, फिर से कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, फिर से रिपेयरिंग शुरू होगा। लेकिन अगर ये ऐसे ही कंडीशन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी के साथ हुआ, प्रेग्नेंट लेडी में क्या होते हैं, इस जगह में नहीं तो इस जगह में इम्प्लांटेशन होते हैं और यहाँ पे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होते हैं, क्या बनते हैं, प्लासेंटा बनते हैं। तो उस टाइम ये इम्प्लांटेशन जो है वो इस एंडोमेट्रियम में होता है, इसीलिए एंडोमेट्रियम का रिपेयरिंग और इसको मेंटेन करना और भी ज्यादा जरूरत हो जाता है एक फीमेल के प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। इसीलिए एक फीमेल प्रेग्नेंट लेडी में ये प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा ज्यादा दिन तक रहना चाहिए, इसीलिए 12 वीक तक उसके बॉडी में रह जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करते हैं। और इस प्रोजेस्टेरॉन मेनली ऐसे एंडोमेट्रियम का रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, प्लस उसके साथ साथ प्रेगनेंसी में भी हेल्प किया, इसीलिए इसको मदर हार्मोन और प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, इसको याद रखो, ठीक है। चलो हार्मोन कंट्रोल तक हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, ठीक है।